प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश 30 सितंबर 2024 को एक वीडियो अपलोड की थी। वह वीडियो मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर सतीश चंद्र झा द्वारा रचित पुस्तक आलेख रत्नाकर से था। लेख का शीर्षक था कालिदास मिथिला के थे। इस लेख का कुछ अंश आज मैं पढ़ रही हूँ भाग 2 के रूप में। आप सभी सुधीजन सुने। द्विरागमन के समय मिथिला में स्त्रियां वर गृह को प्रस्थित वधु पर दुर्वाक्षत छिड़कती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे अंक में गौतमी, प्रियंबदा तथा अनसुईया भी शकुंतला को इसी तरह आशीर्वाद देती हैं। मिथिला में विवाह के बाद वर वधु चतुर्थी कर्म से पहले कोहबर में पृथ्वी पर ही सोते हैं, पलंग चौकी आदि पर नहीं। विवाह के बाद शिव पार्वती भी पृथ्वी पर बिछी सैया पर ही सोते थे। प्रायः सर्वत्र यह परिपाटी है कि विवाह के दूसरे या तीसरे दिन वर बारातियों के साथ घर लौट जाता है, किंतु मिथिला में ऐसा नहीं होता। वहाँ वर 1 मास या उससे भी अधिक समय तक ससुराल में रह जाता था। अभी भी बहुत आवश्यक कार्य रहने पर भी 10-15 दिनों तक तो रहना ही पड़ता है। कालिदास के शंकर भी 1 मास तक ससुराल में ही रहे। शंकर और पार्वती के वर्णन के प्रसंग में महाकवि ने महाकोशी प्रपात की भी चर्चा की है, जहाँ मिथिला का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वाराह क्षेत्र है। मिलमची, सोनकोशी या भोटिया कोशी, अरुण एवं तमार की सम्मिलित धाराओं का नाम ही महाकोशी है। ये सातों नदियाँ पहले 3 धाराओं में मिलती हैं, जो बाद में तमार, अरुण और कोशी की त्रिवेणी बनती है। यह त्रिवेणी मिथिला के प्रसिद्ध तीर्थस्थल वाराह क्षेत्र के ऊपर है, जहाँ से प्रपात के रूप में सम्मिलित कोशी की धारा नीचे के मैदान में उतरती है। यह कोशी महाप्रपात है जिसका कालिदास ने वर्णन किया है। वहीं सप्तर्षियों का आकाश गंगा स्नान भी महाकोशी प्रपात में ही स्नान है। महाकवि प्रकारांतर से वराहावतार भगवान विष्णु के प्रसिद्ध तीर्थस्थल वाराह क्षेत्र की भी परिचर्चा करते हैं। कालिदास न केवल मिथिला की वैवाहिक विधियों का ही वर्णन किया है, प्रत्युत नायिकाओं के अधर सौंदर्य की अभिव्यक्ति में उन्होंने मिथिला में विशेष रूप से प्राप्त बिंब फल का भी बिंब प्रस्तुत किया है। बिंब तिलकोर के फल का ही पर्याय है। प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्रज्ञ प्रोफेसर R.P. राय ने भी बिंब को तिलकोर ही माना है। मिथिला में इसके पत्ते को तलकर इसका तरुआ खाया जाता है। यह मिथिला का अत्यंत विशिष्ट व्यंजन है। कालिदास के समय में मगध भारत का विशाल साम्राज्य था। इसकी राजधानी पुष्पपुर आधुनिक पटना में अवस्थित थी। जनक आदि के बाद मिथिला मगध के अधीन ही थी। गुप्त काल में तो मिथिला मगध साम्राज्य का निश्चय ही एक भाग था। कालिदास अपने देश के राजा मगध नरेश की ही सभा के महाकवि थे, इसलिए उन्होंने मगध नरेश का विशेष आदर सूचक वर्णन किया है। रघु के दिग्विजय वर्णन के क्रम में कालिदास ने उत्कल, वंग, आसाम आदि राजाओं का रघु के द्वारा पद दलित होने का वर्णन किया है, किंतु मगध नरेश का रघु से आक्रांत होने की चर्चा नहीं की है। निश्चय ही कवि को अपने देश के राजा का दूसरे राजा के द्वारा पद दलित होना अभिलषित नहीं था। इंदुमती के स्वयंवर में सब राजाओं से पहले महाकवि ने नरेश को ही स्थान दिया है और उनका अत्यंत सम्मान सूचक वर्णन किया है। इंदुमती की सखी सुनंदा के शब्दों में मगध राजा अत्यंत पराक्रमी हैं। ये शरणागत वत्सल हैं। अपनी प्रजा के सुख का इन्हें बड़ा ध्यान है। शत्रुओं को ताप देने के कारण ही इनका नाम
परंतप है। तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र से समन्वित होने पर भी जैसे रात तभी चांदनी रात कहलाती है जब चंद्रमा विद्यमान हो, वैसे ही पृथ्वी पर यद्यपि हजारों राजा हैं, किंतु पृथ्वी इन्हीं से राजनवती कहलाती है। बार बार यज्ञ करके अनेक बार इन्होंने इंद्र को अपने यहाँ बुलाया, जिसके कारण इंद्राणी सारा श्रृंगार ही भूल गए। हे इंदुमती, तुम इनसे विवाह करना चाहती हो तो अवश्य करो, क्योंकि विवाह के बाद जब तुम इनके साथ पुष्पपुर पहुंचोगी तो वहां की स्त्रियां झरोखों से तुम्हें देखेगी। इंदुमती यद्यपि मगध नरेश का वरण नहीं करती, किंतु उन्हें प्रणाम करके ही आगे बढ़ती है। मगध नरेश के इस वर्णन में सम्मान के साथ साथ महाकवि ने श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है। उनका स्थान इन्होंने इंद्र से भी बढ़कर बताया है। वस्तुतः यह उनका स्वदेश पक्षपात ही सूचित होता है। धन्यवाद।